हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रकाश भारती का नॉवेल काली डायरी का तीसरा भाग। अजय एक बार फिर स्नान करने और फ्लैट में उपलब्ध उपचार लेने के पश्चात कपड़े पहन रहा था। पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर होने के बावजूद उसकी हालत अभी तक खस्ता थी। नीलम अपने होंठ साफ करने के लिए बाथरूम में गई हुई थी। अचानक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। नीलम के फ्लैट में टेलीफोन की वो सुविधा वास्तव में अजय के फ़ोन से ही अस्थायी रूप से ली गई एक्सटेंशन लाइन थी। अजय ने बेड के एक सिरे पर बैठकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, वह माउथ पीस में बोला। जवाब में इंस्पेक्टर रविशंकर का सर सुनाई दिया। तुम्हारे लिए एक खबर है अजय। क्या? मेघराज सक्सेना की हत्या के बारे में कुछ जानकारी मिली है? अगर उस जानकारी से मैं शक के दायरे से बाहर हो जाता हूँ, अजय गुर्राता सा बोला, तो इंस्पेक्टर तिवारी तुमसे भी नाराज़ हो जाएगा। वह साफ एक ही बात कहेगा कि मेरा दोस्त होने के नाते तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो। इंस्पेक्टर तिवारी के ज़िद्दी मिजाज और आनंद फानन में नतीजा निकाल बैठने की आदत से तुम बखूबी वाकिफ़ हो, इसलिए उस बारे में शिकायत करना फिजूल है। खैर, उस बात को छोड़कर मेरी सुनो। हमें दो ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिन्हें सक्सेना को शूट किए जाने की वारदात के गवाह का दर्जा दिया जा सकता है। अजय चकराया। गवाह का दर्जा? हाँ, पूरी बात सुन लो, खुद ही समझ जाओगे, रविशंकर ने कहा। एक आदमी और एक औरत कार से बीच सड़क पर शहर की ओर आ रहे थे। उस वक्त करीब 4 बजे थे। उनकी बगल से एक कार तेज़ी से गुजरी और उनके आगे जा रही एक अन्य कार को ओवरटेक करके उसे साइड में रुकने पर मजबूर कर दिया। पहली कार से 2 आदमी नीचे उतरे और उस कार की ओर दौड़ पड़े जिसे उन्होंने रोका था। वह आदमी और औरत उनके पास से धीमी रफ्तार से गुजर गए। उन्हें लगा कि उन दोनों कार वालों के बीच कोई झगड़ा हो रहा था। उन्होंने उस कार का नंबर जिससे वे दोनों आदमी कूदे थे मनी मन याद कर लिया, लेकिन उस स्थान पर रुके नहीं। दरअसल किसी भी तरह के लफड़े में वे लोग नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि वह औरत शादीशुदा है। लेकिन उस वक्त जिस आदमी के साथ थी, वह आदमी उसका पति ना होकर दोस्त है, और दोनों ही इज्जतदार और जिम्मेदार शहरी हैं। जिस कार को रोका गया था, अजय ने पूछा, क्या उसमें मेघराज सक्सेना था? उस कार में सिर्फ एक आदमी था, और उसका जो होलिया उन्होंने बताया है वो मृतक मेघराज पर पूरी तरह फिट बैठता है, रविशंकर ने जवाब दिया। जब वे उस स्थान से 100-1 गज आगे आ गए तो उन्हें अपने पीछे 2-3 फायरों की आवाज़ें सुनाई दी। वे यकीनी तौर पर नहीं कह सकते थे कि वे फायरों की यही आवाज़ें थीं या किसी कार के इंजन की बैक फायरिंग की आवाज़ें थीं। किसी कार के इंजन की बैक फायरिंग की आवाज़ें भी वे हो सकती थी। चंद मिनटों उपरांत मेघराज अपनी कार में उनकी बगल से गुजरा। स्टीयरिंग व्हील पर झुका था और बड़ी तूफ़ानी रफ्तार से कार ड्राइव कर रहा था। तब उन्हें यकीन हो गया कि वे आवाज़ें गोलियां चलने की ना होकर बैक फायरिंग की ही थी। इसलिए उन्होंने उस घटना की पुलिस को इत्तला देना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन जब एक लोकल पेपर के सिटी एडिशन में उन्होंने सक्सेना की मौत का समाचार पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे आवाज़ें बैक फायरिंग की ना होकर वास्तव में गोलियां चलने की थी, और वे अनजाने में ही शूटिंग की एक वारदात के गवाह बन गए थे। इत्तेफाक से वह आदमी मेरा परिचित है, इसलिए उस औरत को साथ लेकर वे मेरे पास आए और सारा किस्सा सुना दिया। जाहिर है कि वे खुद को इससे दूर रखना चाहते हैं, इसलिए किसी भी हालत में बतौर गवाह उन्हें पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने उन दोनों आदमियों के हुलिये नहीं बताए। वे सिर्फ इतना ही बता सके कि उनमें से एक भारी वजन का ठिकना था और दूसरा औसत कद बुत वाला था। अजय ने रविशंकर को तो नहीं बताया, लेकिन वह यकीनी तौर पर कह सकता था कि वे दोनों आदमी वही थे जिन्होंने उसकी धुनाई की थी। कार का जो नंबर उस जोड़े ने बताया था, उसने पूछा, उसे चेक कराया तुमने? हाँ, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। क्यों? वो कार एक कार रेंटल एजेंसी की थी और करीब 3:45 बजे उसके चोरी चले जाने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। थोड़ी देर पहले मेहता स्ट्रीट से वो कार बरामद भी हो गई है। उसमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है सक्सेना को शूट आउट करने के लिए ही कार चुराई गई थी और काम खत्म करने के बाद उसे वहाँ छोड़ दिया गया था। कार चोरी जाने की रिपोर्ट किसने लिखवाई थी? जिसने उसे किराए पर लिया था। कौन है वे? मकबूल हसन, बीच रोड पर स्थित मुगल रेस्टोरेंट का हेड वेटर। कार चुराई कहाँ से गई थी? उसी रेस्टोरेंट के सामने से। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया रवि, अजय ने कहा। फिर तनिक हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हारे असिस्टेंट एसआई गोविंद और कांस्टेबल बलजीत ने कुछ देर पहले नीलम के फ्लैट में आने के बारे में तुम्हें रिपोर्ट नहीं दी? अभी तक तो नहीं दी। कोई ख़ास बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अजय सूखे हुए होठों पर ज़्यादा खिंचाव न पड़ने देने की कोशिश करता हुआ बोला, आपसी झगड़ा था। अपने मातहतों की रिपोर्ट पर ध्यान मत देना, और भगवान के लिए किसी प्रेस वाले को तो इसकी हवा भी मत लगने देना। लेकिन बात क्या है? रविशंकर ने पूछा। उसके सर में खींच का पुट था। तुम इतनी लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बांध रहे हो? दरअसल नीलम के फ्लैट में बातों ही बातों में हम दोनों में गर्मा गर्मी हो गई। अजय झूठ का सहारा लेकर असली छिपाता हुआ बोला।
बात इतनी बड़ी कि वह गुस्से में बेकाबू हो गई और किचन से कई प्लेटें प्याले उठाकर मुझ पर खींच मारे। उसे शांत करने के लिए मजबूरन मुझे उसको कुर्सी से बांध देना पड़ा, लेकिन उससे पहले वो मुझ पर विस्की की बोतल फेंक चुकी थी। मैं तो बच गया, मगर बोतल खिड़की का कांच तोड़ती हुई बाहर निकल गई। ठीक उसी वक्त तुम्हारे वे दोनों मातहत इमारत से बाहर निकले और बोतल उनके पास गिरकर टूट गई। वे दोनों इमारत के चौकीदार को साथ लिए दौड़ते हुए ऊपर आ गए, क्योंकि ये मेरा और नीलम का जाति मामला था और उन्हें इस बारे में बताना मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उन्हें टालने की गरज से कह दिया कि फ्लैट में 2 बदमाश घुस आए थे और वे फायर एस्केप के रास्ते कुछ सेकंड पहले ही भागे थे। तुम्हारे मातहत भी उसी रास्ते से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ गए, लेकिन थोड़ी देर तक खोजने के बाद भी जब कोई नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ और चेक करने के लिए वापस आ गए। उनके बार बार पूछने पर भी मैं अपनी बदमाशों वाली कहानी से ही चिपका रहा, लेकिन असलियत क्या थी ये दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम भी मेहरबानी करके इसे अपने तक ही सीमित रखना। वह पुनः हंसा, वरना मेरा खामखा मजाक बन जाएगा। लाइन पर क्षणिक मौन के बाद रविशंकर की गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। ये एक और लंतरानी है, फिर भी अगर तुम चाहते हो तो मैं उस रिपोर्ट को दबा दूंगा। तुम्हारे कहने के ढंग से लगता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। अजय शिकायती लहजे में बोला। तुम नहीं जानते कि गुस्से में चीज़ें उठाकर फेंकना नीलम की खास आदत है। गुस्सा आने पर वह बिल्कुल भूखी शेरनी की तरह हो जाती है। बको मत, दूसरी ओर से कहकर रविशंकर ने सम्मत विच्छेद कर दिया। अजय ने रिसीवर यथास्थान रखकर गर्दन घुमाई तो नीलम को अपनी ओर घूरते पाया। वह बाथरूम के दरवाजे में दूसरा गाउन पहने दोनों हाथ कूल्हे पर रखे खड़ी थी। उसका चेहरा कठोर था और आंखों में क्रोधपूर्ण भाव झलक रहे थे। किससे बातें कर रहे थे? उसने पूछा। इंस्पेक्टर रविशंकर से, अजय ने जवाब दिया। वह समझ गया कि नीलम उसकी आखिरी बात सुन चुकी थी। उसे ही बता रहे थे कि गुस्सा आने पर मैं बिल्कुल भूखी शेरनी हो जाती हूँ। नीलम उसे सफाई देने का मौका दिए बगैर बरस पड़ी। हाँ, दरअसल उन दोनों बदमाशों के बारे में उसे बताना मैं नहीं चाहता था, क्योंकि उनके बारे में बताने का सीधा मतलब था मेघराज सक्सेना के बारे में पूरी दास्तान सुनाना और फिर रविशंकर का खूब भाजन बनना। उसे टालने के लिए ही मुझे ये कहानी गढ़नी पड़ी कि गुस्से में आपे से बाहर होकर तुम उस पर चीज़ें फेंक रही थी। अजय का तर्क वजनदार था, इसलिए इस पर बहस तो उसने नहीं की, मगर उसकी मुद्रा क्रोधपूर्ण ही बनी रही। तुम और कोई कहानी नहीं कर सकते थे? उसने पूछा। उससे क्या होना था? होना था तुम्हारा सर, नीलम झल्लाकर बोली। क्या मतलब? तुम्हारे भेजे में एक बार भी ये बात नहीं आई कि जब रविशंकर तुम्हारे थोपड़े की हालत देखेगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? इससे भी तुम्हारे बारे में उसकी राय नहीं बदलेगी। मतलब वह तुम्हें वही समझेगा जो कि अब तक समझता रहा, यानी एक अच्छी, ईमानदार, मेहनती और खुशमिजाज लड़की। मस्का लगा रहे हो? अजय ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ नीलम। वह उसकी आंखों में झांकता हुआ स्पष्ट स्वर में बोला, क्योंकि मेरी कहानी पर उसे रत्ती पर भी विश्वास नहीं आया। नीलम ने पल भर के लिए संदेहपूर्वक उसे घूरा। फिर जब यकीन हो गया कि अजय झूठ नहीं बोल रहा था तो उसका गुस्सा फौरन गायब हो गया और वो मुस्कुरा दी। ओह, आई एम सॉरी अजय। अजय बेड से उठकर खड़ा हो गया। अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हमने डिनर के लिए बाहर जाना है। क्या? नीलम चौंक कर बोली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ? तुम इस हालत में बाहर जाओगे? हाँ, और मुझे साथ लेकर जाओगे? हाँ, और बाहर भी लोगों को यही बताओगे कि तुम्हारे चेहरे की जो गत बनी हुई है वो मैंने ही बनाई है? अजय मुस्कुराया। मेरे चेहरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। लोगों को मेरे चेहरे को इस हालत में देखने की आदत पड़ चुकी है, और अब मैं किसी से नहीं कहूँगा कि मेरी इस हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो। यानी तुम डिनर के लिए बाहर ज़रूर जाओगे? हाँ, अजय टाई की नोट दुरुस्त करने के बाद कोट पहनता हुआ बोला। नीलम आंखें सिकोड़े विचारपूर्वक उसे देख रही थी। बाय द वे, जाना कहाँ है? उसने पूछा। मुगल रेस्टोरेंट। वहीं क्यों? इसलिए कि मुगलई खाना खाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने तो चाइनीज़ खाना। वो फिर किसी रोज़ खा लेना, आज मुगलई खा लो। नीलम मुस्कुराई। ठीक है, वह लापरवाही से बोली, लेकिन किसी और रेस्तरां में चलेंगे। अजय ने प्रश्नात्मक निगाहों से उसे देखा। क्यों? बस यूँ ही, आज वहाँ जाने का मूड नहीं है। लेकिन मैं वहीं जाना चाहता हूँ। कोई ख़ास वजह है? हाँ, यानी तुम फिर किसी फेर में हो। तुम तैयार होकर नीचे आओ। अजय उसके सवाल को नज़रअंदाज करता हुआ बोला। तब तक मैं कर्नल साहब से उनकी कार मांगता हूँ। कर्नल साहब? वह कौन है? रिटायर्ड कर्नल कुलदीप सिंह, फर्स्ट फ्लोर पर 5 नंबर फ्लैट में रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। कार मांगने की क्या ज़रूरत है, अपनी मोटरसाइकिल पर ही चलो। नहीं, तो मैं डिनर के लिए ले जा रहा हूँ तो ज़रा ठाठ से जाना चाहता हूँ। नीलम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। ये क्यों नहीं कहते कि उन दोनों बदमाशों ने तुम्हारी जो हालत की है उसकी वजह से मोटरसाइकिल पर धक्के खाना तुम्हारे बस की बात नहीं रही है? तुम समझ रही हो तो मुझसे क्यों पूछना चाहती हो? मत बताओ। लेकिन ये तो बता दो, मुगल रेस्टोरेंट जाने की क्या वजह है? वहीं पहुंचने पर बता दूंगा।
अचानक नीलम के चेहरे पर ऐसे भाव उत्पन्न हो गए मानो एकाएक कोई बड़ी अहम बात उसे याद आ गई थी। अजय, वह एकाएक गंभीर स्वर में बोली, मैं एक और भी बात पूछना चाहती हूँ। क्या? मुझे वो खौफनाक नज़ारा अभी तक याद है जब रघु नाम का वह बदमाश तुम पर रिवॉल्वर ताने बार बार तुम्हें शूट करने की धमकी दे रहा था, लेकिन जब तुम उसकी ओर बढ़े तो वह शूट करने की बजाय पीछे हटता चला गया। उसने फायर क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो मुझे सिर्फ डराना चाहता था, शूट करना नहीं, अजय ने जवाब दिया। वह जानता था कि फायर की आवाज़ सुनकर लोग वहाँ पहुँचेंगे और उनका खेल खत्म हो जाएगा। दूसरे, मुझे शूट करने से कोई फ़ायदा भी उसे नहीं होना था, क्योंकि उस सूरत में मैंने बात करने के काबिल नहीं रहना था, जबकि उसका इकलौता मकसद मेघराज के उस टुकड़े के बारे में सच कबुलवाना था। आई सी। अब तुम तैयार होकर जल्दी नीचे आ जाओ, मैं चल रहा हूँ, अजय ने कहा और फ्लैट से बाहर निकल गया। मुगल रेस्टोरेंट शहर के शानदार रेस्तराओं में से एक था। उसका मालिक उस्मान अली निहायत शरीफ और मिलनसार आदमी था। उसकी उम्र करीब 60 साल थी, लेकिन अपनी सेहत और चुस्ती फुर्ती की वजह से देखने में वो 50-52 से ज़्यादा का नहीं लगता था। बंटवारे के समय उसकी उम्र कोई 20-1 साल थी। अपने परिवार तथा रिश्तेदारों के साथ वह भी पाकिस्तान चला गया था। उसने शादी की और एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलकर वहीं बस गया। उसका पारिवारिक जीवन सुखी था और धंधा भी अच्छा जम गया था, लेकिन वह खुद सुखी नहीं था। उसे उस शहर से प्यार था जहाँ वह पैदा हुआ, पला और बड़ा था। उन दोस्तों की याद उसे सताती थी जिनके साथ बचपन गुजारा, स्कूल में पढ़ा और खेला था। 8-10 साल पाकिस्तान के खूबसूरत शहर लाहौर में रहने के बावजूद वह खुद को वहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाया। तो एक रोज़ उसने अपनी पत्नी से सलाह की। पत्नी को भी कोई खास लगाव लाहौर या पाकिस्तान से नहीं था। वह भारत में आकर बसने के लिए तैयार हो गई। बच्चे इतने छोटे थे कि पाकिस्तान या भारत की समझ उन्हें नहीं थी। उस्मान अली ने भागदौड़ शुरू कर दी। अपनी हैसियत के मुताबिक सिफारिशें लगवाईं। विराट नगर में अपने दोस्तों, परिचितों वगैरह से उसका पत्र व्यवहार बराबर चलता रहता था। उन्होंने उसके वापस आकर बसने की इच्छा का न सिर्फ स्वागत किया, बल्कि इस मामले में मदद करने का भी पूरा आश्वासन दे दिया। तमाम कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि एक रोज़ लाहौर को आखिरी सलाम करके वह परिवार सहित विराटनगर आ गया। फिर भाग्यवश भारत की नागरिकता भी उसे मिल गई और मुगल रेस्टोरेंट, जिसे उसने एक ढाबे के रूप में शुरू किया था, उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी की वजह से दिन रात तरक्की करता हुआ उस मुकाम तक जा पहुंचा कि उसकी गिनती शहर के शानदार रेस्तराओं में होने लगी। कुल मिलाकर उस्मान अली सुखी था, लेकिन बंटवारे के बाद जो 8-10 साल उसने पाकिस्तान में घुटन, तनाव, बेचैनी और बेमन से गुजारे थे, वो उसके लिए हालांकि मुसीबत तो कभी नहीं बने, लेकिन परेशानी और बेचैनी का बायस ज़रूर बन जाते थे। मसलन 65 और 71 के भारत पाक युद्धों के दौरान उसने साफ महसूस किया कि उसके हम प्याला और हम निवाला हिंदू उससे कट से गए थे। कुछ तंग दिमाग और कट्टर लोग तो भारत के प्रति उसकी वफादारी और ईमानदारी पर शक करने लगे थे। अफसोस की बात तो ये थी कि वह खुद भ्रष्ट, बेईमान, रिश्वतखोर, काला बाजारी, जमाखोर और मौकापरस्त थे। इसके बावजूद सिर्फ हिंदू होने के नाते वे खुद को बड़े फ़क्र के साथ देशभक्त कहते थे। उस्मान अली की नीयत पर मजहबी दंगों के दौरान भी शक किया जाता था। अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए दंगे कराते तो थे दोनों फ़िरक़ों के कुछ एक खुदगर्ज और पेशेवर लोग, और प्रश्नचिन्ह लगता था बेचारे उस्मान अली की नीयत पर। यह उस वक्त भी होता था जब पाकिस्तान द्वारा एम्प्योनेज की कोई घटना सामने आती थी। ये सब देखकर सुनकर उस्मान अली को शुरू में बहुत तकलीफ हुई थी। वह अंदर ही अंदर घुटता रहता था, लेकिन जब दंगे फसाद वगैरह आए दिन की बातें होने लगी तो उसने भी ये सब बर्दाश्त करने की आदत डाल ली, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा उसके पास नहीं था। उस्मान अली से दोस्ताना ताल्लुक़ होने की वजह से उसके बारे में इन तमाम बातों की जानकारी अजय को भी थी। कर्नल कुलदीप सिंह की कार पार्किंग लॉट में पार्क कर अजय नीलम सहित रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। डाइनिंग रूम में प्रवेश करते ही उनका सामना ऊंचे कद और भारी कंधों वाले जिस आदमी से हुआ, उसकी बेदाग वर्दी से जाहिर था कि वह वहाँ हेड वेटर था। गेहुए रंग वाले उस आदमी का भारी चेहरा सख्त था और बड़ी बड़ी आंखों में कठोरतापूर्ण चमक थी। उसके डील डॉल और चेहरे मोहरे को देखते हुए हेड वेटर की वो वर्दी उस पर मिसफिट लग रही थी। टेबल फॉर 2 सर, उसने पूछा। उसका स्वर तो शिष्ट एवं नम्र था, लेकिन सर झुकाने का कोई उपक्रम उसने नहीं किया। अजय ने धीरे से सिर हिलाकर सहमति दे दी। दिस वे सर। हेड वेटर पलट कर चल दिया। डाइनिंग हॉल में लगभग आधी मेजें खाली पड़े होने से स्पष्ट था कि उस्मान अली का धंधा बढ़िया नहीं चल रहा था। तुम यहाँ नए आए हो? अजय ने नीलम सहित हेड वेटर का अनुकरण करते हुए पूछा। यस सर, हेड वेटर ने जवाब दिया। थोड़ा ही अरसा हुआ है। उन्हें साथ लिए वह दीवार के पास वाली एक मेज के पास पहुंचा। यह टेबल ठीक रहेगी सर? हाँ, अजय ने जवाब दिया। हेड वेटर ने मेज के नीचे से दोनों कुर्सियां बाहर की रखी और वेटर को आने का संकेत करके चला गया। अजय और नीलम बैठ गए। लगभग फ़ौरन एक वेटर आ पहुंचा। अजय ने मीनू देखकर नीलम की सलाह से ऑर्डर दे दिया। वेटर चला गया।
नीलम अजय की ओर झुक गई। अब तो बता दो, उसने धीमे स्वर में पूछा। आज रात यहाँ क्यों आए हो? मैं एक नज़र उस हेड वेटर को देखना चाहता था, अजय बोला। नीलम ने कनखियों से दूर खड़े हेड वेटर की ओर देखा, फिर पूछा, क्यों? इसकी असल वजह तो अभी मैं नहीं जानता। क्या मतलब? जवाब में अजय ने रविशंकर से टेलीफोन पर हुई बातचीत के बारे में संक्षेप में उसे बता दिया। पुलिस को गुमराह करने का ये बड़ा ही पुराना तरीका है, अंत में वह बोला। कार के चोरी जाने की रिपोर्ट उस वक्त लिखाई जाती है जबकि उसे जुर्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अपराधी भी जानते हैं कि यह तरीका बड़ा ही पुराना हो चुका है, फिर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अनाड़ी लोग तो समझते हैं कि वे ऐसा करके होशियारी का सबूत दे रहे हैं, जबकि तजुर्बेकार और पेशेवर मुजरिम इस तरीकों को मजबूरी में तभी इस्तेमाल में लाते हैं जबकि कोई और चारा उनके पास नहीं रहता। फिर सिगरेट सुलगाने के बाद बोला, अभी तक सिर्फ यही एक एंगल सामने आया है और इसके दम पर फिलहाल कोई दावा करना मैं नहीं चाहता। नीलम कुछ नहीं बोली। अजय भी खामोश बैठा सिगरेट फूंकता हुआ डिनर सर्व किए जाने का इंतजार करता रहा। सिगरेट खत्म होने के बाद अजय ने उसका अवशेष एस्ट्रे में कुचलने के लिए हाथ बढ़ाया तो अनायास ही उसकी निगाहें प्रवेश द्वार की ओर उठ गईं। उसने देखा, हेड वेटर के पीछे मोना मैसी चली आ रही थी। हेड वेटर उसे सामने वाली दीवार के पास एक ऐसी मेज की ओर ले जा रहा था जहाँ सिर्फ दो ही व्यक्ति बैठ सकते थे। मोना अकेली थी और उसने अभी भी वही पोशाक पहनी हुई थी जो वह उस वक्त पहनी थी जब नीलम के फ्लैट में अजय से मिलने आई थी। चौंकना मत, अजय धीरे से बोला। इंटीमेट की दुकान आ पहुंची। नीलम ने अनजाने में ही नाक से जोर से सांस खींची। अगले ही क्षण उसकी आंखें फैल गई। वह कनखियों से उधरी देखने लगी जिधर अजय देख रहा था। मोना मेज पर बैठ चुकी थी। अजय ने अपनी कुर्सी इस ढंग से घुमा ली कि मोना की ओर उसकी पीठ हो गई थी। ये तो बहुत खूबसूरत है, नीलम फंसी सी आवाज़ में बोली। हाँ, अजय बोला, और शायद इसलिए अपने पति से ऊब गई है। नहीं अजय, मैं नहीं मानती। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि ये वही है। ये 100% वही है, लेकिन देखने में तो उस तरह की ये बिल्कुल नहीं लगती जैसी तुम इसे बता रहे हो। ये ज़रूरी तो नहीं कि जो जैसा हो देखने में भी वैसे ही नजर आए। आमतौर पर खूबसूरत औरतें। नीलम ने मुंह विसूर दिया। तुम जानते थे कि ये डिनर के लिए यहाँ आएगी? नहीं, झूठ मत बोलो, तुम्हें पता था इसलिए यहाँ आए हो। अगर मुझे पता होता तो मैंने अकेले आना था, तुम्हें साथ लेकर नहीं। यानी इसे यहाँ देखकर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? नहीं, इसका यहाँ आना कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि इसका फ्लैट यहाँ से दूर नहीं है और इस पूरे इलाके में इससे बढ़िया रेस्टोरेंट दूसरा नहीं है। तभी वेटर आया और डिनर सर्व करके लौट गया। अजय और नीलम ने खाना आरंभ कर दिया। मुश्किल से 2 मिनट बाद ही एक आदमी उनके पास आ खड़ा हुआ। औसत कद और खुले गेहूँ रंग वाले उस आदमी की सेहत बढ़िया थी, बाल खिचड़ी और लिबास शानदार। वह उस्मान अली था, मुगल रेस्टोरेंट का मालिक। उसके हमेशा मुस्कुराते रहने वाले चेहरे पर चिंता की स्पष्ट छाप थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव थे जैसे किसी बच्चे की आंखों में उस वक्त पैदा हो जाते हैं जब माँ बाप द्वारा उसे अकारणी सज़ा दे दी जाती है। हेलो अजय, वह जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। कैसे हो? अजय खुलकर मुस्कुराया। मज़े में हूँ, वह बोला। अपनी सुनाओ, आजकल धंधा बढ़िया नहीं चल रहा लगता है। धंधे में ये सब तो चलते ही रहता है, उस्मान अली ने कहा। डिनर के बाद क्या तुम मेरे ऑफिस में आ सकते हो? ज़रूर, कोई ख़ास बात है? मैं अकेले में तुमसे बातें करना चाहता हूँ। ओह सॉरी, अजय ने कहा। फिर नीलम से उसका परिचय कराने के बाद बोला, अगर अकेले से तुम्हारा इशारा नीलम की ओर है तो। नहीं नहीं, उस्मान अली जल्दी से उसकी बात काटता हुआ बोला। तुम मेरे ऑफिस में ही आ जाना, मैं एक बड़े ही अहम मसले पर तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ। ठीक है। ये आदमी बहुत ज़्यादा परेशान लगता है, नीलम ने कहा, और इसे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है। क्यों नहीं? इस सारे शहर में मैं अकेला ही तो हातिम ताई का वंशज हूँ, अजय ने लापरवाही से कहा और खाने में मशगूल हो गया। डिनर समाप्त होने के पश्चात, तुम ज़रा गर्दन घुमाकर उस लड़की को देखो, अजय सिगरेट सुलगाने के बाद मोना मैसी की ओर इशारा करते हुए नीलम से बोला। मैं उस्मान अली से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मुझे उसके ऑफिस में जाते हुए देखे। नीलम मोना मैसी की दिशा में देखने के बाद बोली, वह इत्मीनान से बैठी खाना खा रही है। खाने के अलावा और किसी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। उसकी खुराक भी काफ़ी तगड़ी लगती है। जिस बेफिक्री से वह खाने में मसरूफ़ है, उसे देखकर नहीं लगता कि वह अपने पति की हत्या करने के लिए मरी जा रही है। अजय मुस्कुराया। टेंशन में होने पर भी भूख ज़्यादा लगती है। दिमागी तनाव से राहत पाने और अपने अंदर मुनासिब हौसला जुटाने के लिए वह ज़्यादा खा रही है। खैर तुम यहीं ठहरो, मैं उस्मान अली से मिलकर आता हूँ, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वह मोना की ओर पीट किए ही उठा और इसी तरह मेज़ों के बीच से गुजरता हुआ चला गया। अजय उस्मान अली के ऑफिस में पहुंचा। उस्मान अली अपनी डेस्क के पीछे मौजूद था। अजय को देखते ही वह उठकर खड़ा हो गया। बैठो दोस्त, वह डेस्क के सम्मुख पड़ी कुर्सियों की ओर संकेत करता हुआ आत्मीयतापूर्वक बोला। अजय एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उस्मान अली डेस्क के पीछे से निकला, दबे पांव चलता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता, दरवाज़ा पुनः बंद करके सिटकनी चढ़ा दी और वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा।
उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। जेब से रुमाल निकालकर वह नर्वस भाव से चेहरा साफ करने लगा। उसे इस कदर एहतियात बरतता देखकर अजय की आंखें सिकुड़ गई थीं। क्या बात है उस्मान अली? उसने पूछा। बहुत ज़्यादा परेशान और सहमे हुए लग रहे हो। उस्मान अली के जिस्म में सिहरन सी दौड़ गई। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ अजय, वह फंसी सी आवाज़ में बोला। तुम्हारी वो मुसीबत मकबूल हसन की वजह से तो नहीं है? अजय ने लापरवाही से पूछा। उस्मान अली बुरी तरह चौंका। उसकी आंखों में भय झलकने लगा और माथे पर एक बार फिर पसीना फूट निकला। मकबूल हसन के बारे में तुम क्या जानते हो? सिर्फ यही कि वह यहाँ नया आया और उसकी शक्ल सूरत मुझे पसंद नहीं आई है। तो फिर इस वक्त उसका नाम तुमने कैसे ले लिया? वह मैंने यूं ही तुक्का मार दिया था। क्या उसने तुम्हें ऑफिस में मेरे पास आते देखा था? उस्मान अली ने बहुत ही धीमे स्वर में पूछा। पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर देखा भी था तो अभी क्या फ़र्क पड़ता है? आखिरकार वह है तो तुम्हारा हेड वेटर ही। तुम उससे क्यों डर रहे हो? हालात बहुत नाजुक हैं अजय। किसके लिए? मेरे लिए। कैसे? मकबूल हसन सिर्फ हेड वेटर ही नहीं है। फिर क्या है? अलादीन के चिराग का चिन्ह। वह पाकिस्तान के वह पाकिस्तान के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एक आला अफसर है। उस्मान अली नहायत संजीदगी के साथ बड़े ही राजदराना लहजे में बोला। और इस्लामाबाद से आया है। अजय का चेहरा एकदम कठोर हो गया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अफसर की यहाँ भारत में कोई कीमत नहीं है, उसने कहा। फिर अचानक उसके सर में कड़ापन आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पाकिस्तान के साथ भी वफादारी निभाने की कोशिश कर रहे हो? अगर वाकई ऐसा है तो तुम बेहद खतरनाक और बेवकूफ़ाना हरकत कर रहे हो। तुम गलत समझ रहे हो अजय, उस्मान अली कराता सा बोला। मुझे पाकिस्तानी या वहाँ के अफसरों से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तन मन धन से भारत का नागरिक हूँ और यहीं का बना रहना चाहता हूँ। खुलासा तौर पर बताओ कि किस्सा क्या है, लेकिन एक बात पहले सुन लो। तुम्हारी किसी भी तरह की मदद करने का कोई वादा मैं नहीं कर रहा हूँ। मुल्क के अंदरूनी हालात से तुम भी बखूबी वाकिफ़ हो और ये भी अच्छी तरह जानते हो कि पंजाब में जो हो रहा है और कश्मीर में जो तोड़फोड़ और घुसपैठ की वारदातें होती हैं और आए दिन जो स्मगल ड्रग्स पकड़े जाते हैं, उन सब के पीछे किसका हाथ है? अगर तुम्हारा इनमें से किसी से भी ज़रा भी वास्ता हुआ तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। ये सब मैं अच्छी तरह समझता हूँ और तुम खुद भी जानते हो कि किसी भी तरह के नाजायज़ धंधे से कभी कोई वास्ता मेरा नहीं रहा है। मैं यहाँ सुख चैन से रह रहा हूँ, लेकिन मेरी गुज़श्ता ज़िंदगी का 8-10 साल का वो वक्फ़ा जो मैंने बंटवारे के बाद पाकिस्तान में गुजारा था, लगता है मरते दम तक मुझे परेशान करता रहेगा। परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम यहीं पैदा हुए और पले बड़े हो। उन 8-10 साल के अलावा तुम्हारी तमाम ज़िंदगी यहाँ गुजरी है, इसलिए तुम पर सिर्फ इसी देश का हक़ है और इसी के साथ वफ़ादारी तुम्हारा सबसे अहम फ़र्ज़ है। अगर तुम मुझे कोई जानकारी देते हो और मैं समझता हूँ कि उसका पुलिस को पता चलना चाहिए, तो मैं सीधा उन्हीं लोगों के पास चला जाऊँगा। अब तुम शुरू हो जाओ। मकबूल हसन 3 दिन पहले मेरे पास आया था। उस्मान अली एक बार फिर अपने चेहरे से पसीना पोंछकर बोला। उसने मुझे बताया कि इस्लामाबाद से आया वह पाकिस्तानी इंटेलिजेंस विभाग का एक बड़ा अफसर है। उसका असली नाम कुछ और है, लेकिन मकबूल हसन के रूप में यहाँ आने में उसके तमाम कागजात सही हैं। खैर, उसका कहना था कि मैं उसे कुछ दिन के लिए अपने रेस्टोरेंट में नौकरी दे दूँ ताकि उसकी असलियत छिपी रहे और जिस काम से वह आया है उसे आसानी से निपटा सके। बदले में मुझे खासी रकम देने का भी वादा उसने किया, लेकिन मैंने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि एक सच्चा भारतीय नागरिक हूँ और वही बना रहूँगा। उसके बार बार कहने पर भी जब मैं इनकार ही करता रहा तो उसने मुझे धमकियाँ दी कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस की निगाहें बहुत तेज़ हैं। पाकिस्तान में रह रहे मेरे नज़दीकी रिश्तेदारों की जानकारी भी उन लोगों को है। अगर मैंने मकबूल हसन की मदद नहीं की तो उन सबको चुन चुन कर ऊपर पहुँचा दिया जाएगा। ऐसी किसी बात की तो कल्पना तक मैंने नहीं की थी। इस बात ने सचमुच मेरे छक्के छुड़वा दिए। वहाँ की फौजी हुकूमत में सब कुछ किया जा सकता है। यानी तुम उसकी धमकियों से डरकर उसकी बात मान ली? उस्मान अली ने हंसाए भाव से उसकी ओर देखा। और क्या करता? उसने व्यवस्थापूर्वक पूछा। अपने करीब 50 रिश्तेदारों की मौत के मुंह में झोंक देता? हाँ, अजय गुर्राकर बोला। अगर तुम्हारे अंदर समझ और हौसला नाम की कोई भी चीज़ होती तो तुमने उसकी बात मानने से इनकार कर देना था। और जिस तरह तुम अब बता रहे हो, इसी तरह उसी वक्त मुझे बुला लिया होता या पुलिस को इत्तला कर देते जब मकबूल हसन तुम्हारे पास आया था और उसने तुम्हें धमकियाँ दी थी। उसने कड़ी निगाहों से उस्मान अली को घूरा। जहाँ तक पाकिस्तान में रह रहे तुम्हारे रिश्तेदारों का सवाल है, उन्हें अपनी तकदीर के भरोसे रहना होगा। अपने चंद एक रिश्तेदारों की भलाई की खातिर पूरे मुल्क के साथ गद्दारी तुम नहीं कर सकते। अगर तुम सच्चे भारतीय नागरिक होते तो तुमने एक पल के लिए भी हिचकिचाहट में पड़े बगैर मकबूल हसन को ठोकरें लगवाकर बाहर फेंकवा देना था। उसने जोर से डेस्क पर हाथ मारा। मैं हमेशा तुम्हें एक शरीफ, ईमानदार और वफादार नागरिक समझता रहा हूँ उस्मान अली। जब जब लोगों ने तुम्हें शक की निगाहों से देखा, मुझे तुमसे ही हमदर्दी रही और तुम होके आराम से यहाँ बैठे मेरे सामने कबूल कर रहे हो कि असल में तुम एक गद्दार हो।
उस्मान अली का चेहरा पीला पड़ गया था। वह लड़खड़ाता हुआ सा उठकर खड़ा हो गया। तुम जितना चाहो मुझे जलील कर सकते हो अजय, वह मरी सी आवाज़ में बोला। लेकिन असलियत यह है कि 3 दिन से जब से मकबूल हसन आया है, जो मुझ पर गुजर रही है मेरा दिल ही जानता है। मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। मेरा एक एक पल खुद पर गुस्से और नफरत के खौफनाक दौर से गुजरता रहा है। जो कुछ मैं कर रहा हूँ उस पर इतना ज़्यादा अफसोस मुझे है कि दम घुटता से महसूस होता है। अजय ने देखा उसके चेहरे पर आत्मगिलानी के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे, जो अपने आप में इस बात के पुख्ता सबूत थे कि उसे अपने किए पर सचमुच अफसोस था। अगर ऐसी बात है तो तुमने अब तक पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? उसने पूछा। मैं जज्बात और खुदगर्जी में इस बुरी तरह जकड़ कर रह गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो क्या अब तुम्हारी वो जकड़न टूट गई है? अजय ने उपहास पूर्वक पूछा। नहीं। तो फिर अचानक तुमने ये सब मुझे बताने का फैसला क्यों कर लिया? तुम मेरे दोस्त हो, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। उस्मान अली बेचारगी से बोला। रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हें कार से उतरता देखकर अचानक मुझे सूझा कि इस मामले में तुमसे बेहतर और सही सलाह कोई और मुझे नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें बता दिया, अब जो भी फैसला तुम करोगे वही मुझे मंजूर है। वह पुनः अपनी कुर्सी में धंस गया और हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अजय देर तक गौर से उसे देखता रहा। तुम जानते हो? अंत में उसने पूछा। मकबूल हसन किस फेर में? नहीं, अलबत्ता कुछ लोग उससे यहाँ मिलने ज़रूर आते। तुमने उनकी बातें सुनी? नहीं। अजय ने प्लेयर्स गोल्ड लीफ का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा ली। इस सब के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दोष तुम्हें नहीं दिया जा सकता, वह विचारपूर्वक बोला। तुम्हारी जगह जो भी होता इस स्थिति में शायद ऐसे ही करता, लेकिन मूल समस्या पर कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। हालात बेहद नाजुक और पेचीदा हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ अकेले मकबूल हसन पर हाथ डालने में समझदारी नहीं है। उसे उसके तमाम साथियों समेत ही पकड़ना ठीक रहेगा, ताकि उनके जो भी इरादे हैं उन्हें एक ही साथ नाकाम किया जा सके। और ये काम हमें जल्दी और इस ढंग से करना होगा कि उन लोगों का पता नहीं चल सके। तुमने उनके खिलाफ मुखबिरी की है? उस्मान अली ने अपने चेहरे से हाथ अलग कर लिए। अब वह काफ़ी हद तक सामान्य नजर आ रहा था। अपनी परवाह मुझे नहीं आ जाए, वह ठोस स्वर में बोला। जज्बात की वजह से जो दहशत और बुजदिली मुझ पर हावी हो गई थी, उससे अब मैं निजात पा चुका हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बेकार की बातें मत करो, अजय उसे झिड़क कर बोला। खामा का जोश में आना बेवकूफ़ी है। अगर तुम्हें इन्वॉल्व किए बगैर ही इस बखेड़े को समेटा जा सकता है तो तुम क्यों अपनी गर्दन जबरदस्त में फंसाना चाहते हो? मकबूल हसन की अभी तक यहाँ मौजूदगी से जाहिर है कि उसका जो भी मिशन है वो पूरा नहीं हुआ है, यानी अभी कोई अहित वह नहीं कर पाया, और उससे पहले ही तुमने सब कुछ बताकर अपनी नेक नियति का सबूत दे दिया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मैं ये सब बताकर अपने दिल का बोझ हल्का किया है। जो एहसास गुनाह मुझे दिन रात सता रहा था उसे कम करने की कोशिश की है। इस मकबूल हसन के बारे में तुम क्या जानते हो? अजय ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए पूछा। मसलन क्या वही टॉप मैन है? लगता तो ऐसे ही है, लेकिन मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता। उससे काफ़ी लोग मिलने आते हैं। वे कौन है? मेरा मतलब है, क्या वे काफ़ी बड़े गिरोह का सरगना है? ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा लोगों को यहाँ आते मैंने नहीं देखा। जिन लोगों को तुमने देखा है क्या वे भी पाकिस्तानी हैं? नहीं, वे 100% भारतीय हैं और देखने में पेशेवर बदमाश लगते हैं। अजय के चेहरे पर व्याप्त विचारपूर्ण भाव गहरे हो गए। उसने बड़ी बारीकी से रघु और जय यानी उन दोनों बदमाशों का हुलिया बयान किया, जिन्होंने नीलम के फ्लैट में घुसकर उसकी ठुकाई की थी। फिर पूछा, इन दोनों आदमियों को यहाँ देखा है तुमने, मकबूल हसन से मिलते हुए? हाँ, उस्मान अली उत्तेजित स्वर में बोला। उन्हें तो मैंने अक्सर देखा है। अजय मुस्कुराया। ठीक है, अब तुम फिक्र मत करो, मैं पूरे गिरोह से निपट लूँगा, वह निश्चयात्मक स्वर में बोला। और इस बात को दिमाग से निकाल दो कि तुमने कोई गद्दारी की है। असलियत यह है कि उन लोगों को यहाँ ठिकाना बनाने देकर तुम अनजाने में ही मुल्क के साथ बड़ी भारी वफादारी कर चुके हो। तुम उन लोगों पर नज़र तो ज़रूर रखो, लेकिन जाहिर तौर पर पूरी तरह लापरवाह और ऐसे बने रहो कि दिल से उनका साथ दे रहे हो। और जब तक कोई बहुत ही ज़्यादा खास बात सामने ना आए, मुझे या किसी और को कांटेक्ट करने की कतई कोशिश मत करना। वह उठकर खड़ा हो गया। समझ गए? हाँ, उस्मान अली पहली बार राहत महसूस करता हुआ बोला। अजय उसे आश्वस्त करने के बाद पलटा और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया, लेकिन डाइनिंग हॉल में पहुंचते ही उसे चकरा कर रह जाना पड़ा। नीलम वहाँ नहीं थी। डाइनिंग हॉल में ही रहने की ताकीद की जाने के बाद अचानक नीलम का गायब हो जाना अपने आप में हैरानी की बात थी। चारों ओर निगाहें दौड़ाते अजय ने नोट किया कि मोना मैसी भी वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। अजय सोच ही रहा था कि नीलम कहाँ गई हो सकती थी। तभी हेड वेटर मकबूल हसन उसके पास आ पहुंचा और तय किया हुआ डिनर का बिल उसकी ओर बढ़ा दिया। आपके साथ आई मैडम ने ये आपको देने के लिए कहा था सर, उसने शिष्ट स्वर में कहा। अजय ने बिल लेकर खोला। उसके पीछे घसीट सी लिखावट में लिखा था,
रघु नामक वह आदमी यहाँ आया था। उसने मैडम इंटीमेट से बातें की और फिर वे दोनों बाहर चले गए। मैं टैक्सी से उनका पीछा करने जा रही हूँ। मैसेज काफ़ी जल्दी में लिखा गया था और हैंडराइटिंग नीलम की थी। मैडम को गए कितनी देर हो गई है? अजय ने पूछा। करीब 5 मिनट सर। अजय ने बिल अपनी जेब के हवाले करके पर्स से 100 रुपये का एक नोट निकालकर हेड वेटर को दे दिया। कीप द चेंज कहकर वह तेजी से बाहर आ गया। रेस्टोरेंट के बाहर नीलम या मोना मैसी में से किसी का भी कोई चिन्ह उसे नजर नहीं आया। जाहिर था कि वे दोनों जा चुकी थी। अजय ने मोना मैसी का एड्रेस मनी मन दोहराया और पार्किंग लॉट में खड़ी कार निकालकर उधर ही रवाना हो गया। मुश्किल से 5-7 मिनट बाद वह एक पुरानी सी 2 मंजिला इमारत के सम्मुख कार पार्क करके नीचे उतरा। प्रवेश द्वार से गुजरकर सीढ़ियों द्वारा ऊपर पहुंचा। मोना के फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। नीचे बनी झिर्री से ना तो रोशनी बाहर आ रही थी और ना ही अंदर किसी की मौजूदगी का कोई आभास मिल रहा था। दस्तक के जवाब में भी अंदर खामोशी छाई रही। अजय ने डोर नॉब घुमाने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाज़ा लॉक था। अजय ने अपनी पैंट की जेबें थपथपाईं तो जानकर तसल्ली हुई कि आमतौर पर उसके पास मौजूद रहने वाली चाबियों का गुच्छा जेब में ही था। उसने गुच्छा निकालकर एक एक करके चाबियों को की होल में ट्राई करना आरंभ कर दिया। 5वीं चाबी ने ताला खोल दिया। वह दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। दरवाज़ा पुनः बंद करके बगल में दीवार पर लगा लाइट स्विच ऑन कर दिया। जल्दी उसे पता लग गया कि 2 कमरों के उस फ्लैट में सचमुच कोई मौजूद नहीं था। बेडरूम में अलमारी के अंदर जनाना पोशाकों के अलावा एक जोड़ा मैला मर्दाना लिबास भी मौजूद था। किचन में सिंक में झूठे प्लेट प्याले पड़े थे। अजय को अपनी दिलचस्पी की कोई चीज़ वहाँ नज़र नहीं आई। वह वापस बाहरी कमरे में आ गया। लाइट ऑफ करके उसने डोर नॉब की ओर हाथ बढ़ाई था कि बाहर किसी के आकर रुकने के कदमों की आहट सुनाई दी। अजय तुरंत दबे पांव पीछे हटकर बीच वाले दरवाजे में आ गया। प्रवेश द्वार के की होल में चाबी घुमाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर दरवाज़ा खुला और एक आदमी भीतर दाखिल हुआ। आगंतुक ने दीवार पर टटोलकर लाइट स्विच ऑन करके दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया। तभी अजय बोल पड़ा, हेलो। आगंतुक बुरी तरह चौंका और तुरंत फिरकनी की भांति अजय की ओर घूम गया। वह ठिगने कद का मजबूत कसरती जिस्म वाला आदमी था। उसका रंग सांवला था और स्याह काले बाल माथे पर फैले हुए थे। अजय को घूरता हुआ तनिक झुका और पीछे हटकर अपना दायां हाथ कोट की भीतरी जेब के पास ले गया। कौन हो तुम? उसने पूछा। उसकी भारी आवाज़ में हल्का सा कंपन था। और यहाँ क्या कर रहे हो? अजय जानबूझकर हंस पड़ा। यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मोना के फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास कहाँ से और कैसे आई? अजय भांप चुका था कि आगंतुक मोना का पति और जेल से भागा हुआ कैदी पीटर डिसूजा था। उसकी निगाहें बराबर पीटर पर जमी थी। पीटर के चेहरे पर पहले अविश्वास, फिर भय और फिर हैरानगी भरे भाव उत्पन्न हुए। अंत में वह तनिक राहत महसूस करता प्रतीत हुआ। शायद इसलिए कि अजय के शब्दों से उसे ऐसा कोई आभास नहीं मिला था कि उसे जेल से भागे हुए कैदी के रूप में पहचान लिया गया था। वह सीधा खड़ा हुआ और अपने हाथ में थमी चाबी को यूं देखा मानो उसे वहां पाकर ताज्जुब हो रहा था। बात यह है, अजय सामान्य स्वर में बोला, मेरा ख्याल था कि इस फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी सिर्फ मुझ अकेले के ही पास है। मैं नहीं जानता था कि मोना ने थोक के भाव में चाबियां बांट रखी हैं। उसने मुंह बिसरा। लानत है, मोना जैसी औरतों को कोई कभी नहीं समझ सकता। एक साथ कई कई यार पालेंगी और बड़ी बड़ी कस्में खाकर हर किसी को यकीन दिलाएंगी कि सिर्फ उस अकेले से ही सच्ची मोहब्बत है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? पीटर डुसिया की आंखों में व्याप्त भय एवं निराशा के भाव छूटने लगे थे। उसने अजय की बातों को हाथों हाथ लपक लिया। हाँ हाँ, वह बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हो दोस्त, तुम वाकई मज़ेदार आदमी हो। मैं भी यही समझता था कि एक्स्ट्रा चाबी सिर्फ मेरे ही पास है। वाह, कितना खूबसूरत मजाक है। हम दोनों ही बेवकूफ़ बन गए। ऐसा ही लगता है, अजय ने कहा। फिर जेब से पैकेट निकालकर उसे सिगरेट ऑफर की और फिर उसकी ओर अपनी सिगरेट सुलगाने के बाद बात बनाता हुआ बोला, मैं यहाँ पहुँचते ही सीधा उससे मिलने चला आया, लेकिन अब देख रहा हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी के दौरान वह अकेली नहीं रही थी। इसके लिए मुझे दोष मत देना दोस्त, पीटर सफाई देने वाले अंदाज में बोला। मैं नहीं जानता था कि किसी और का हक मार रहा हूँ। तुमसे कोई शिकायत मुझे नहीं है, अजय दोस्ताना लहजे में बोला। मेरी निगाहों में वह आदमी बेवकूफ़ होता है जो इस बात पर खुंदक खाए कि कोई छोकरी उसे छोड़कर किसी दूसरे के पहलू में क्यों चली गई। मैं तो इस उसूल पर चलता हूँ कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, छोकरियों की कमी तो नहीं है। वजह फरमाते हो, मैं खुद भी इसी उसूल का कायल हूँ, पीटर तनिक उतावले स्वर में बोला। आखिरकार छोकरियाँ सब होती तो एक ही जैसी हैं, बस उनके अंदाज का ही तो फ़र्क होता है। तुम जानते हो मोना गई कहाँ है? अजय ने वार्तालाप का विषय बदलते हुए लापरवाही से पूछा। नहीं, क्यों पूछ रहे हो?
इसलिए कि अगर वह इस वक्त यहाँ आ गई और हम दोनों को इंतज़ार करते पाए तो उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। मोना ऐसी नहीं है, पीटर चटकारा सा लेकर बोला। वह इसका फैसला हम दोनों पर छोड़ देगी कि हम में से कौन यहाँ ठहरना चाहता है, और अगर हम दोनों भी ठहर जाएं तो भी उसे एतराज़ नहीं होगा। ऐसी नौबत आने पर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, इस वक्त वह तुम पर ज़्यादा मेहरबान लगती है, इसलिए कबाब में हड्डी मैं नहीं बनूंगा। नहीं, मुझे ना तो तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से कोई परहेज होगा और ना ही तुम्हारी खातिर यहाँ से चले जाने से। पीटर बड़ी ही दरिया दिली से बोला। तुम वाकई बहुत अच्छे आदमी हो। मुझे अफसोस है कि तुम्हें यहाँ पाकर शुरू में मैं गलत आदमी समझ बैठा था। अजय हंसा। उसके लिए भी तुम्हें दोष नहीं दे सकता। तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझे भी ऐसी ही गलतफहमी होनी थी, उसने कहा। फिर दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला, खैर, मोना मोना से इस बारे में कुछ मत कहना, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। सीढ़ियाँ उतरते समय वह सोच रहा था कि यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था कि उस फरार कैदी ने उसे देखते ही गोली नहीं मार दी। इमारत से निकलकर वह अपनी कार में सवार हुआ और अपने फ्लैट की ओर ड्राइव करने लगा। संभवतः उसके पहुंचने तक नीलम भी लौट आएगी, उसने मन ही मन कहा, और वह रेस्टोरेंट से यूं चले आने को लेकर नीलम को तगड़ी फटकार लगाएगा। वह तेज़ रफ्तार से कार ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखें सड़क पर लगी थी, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे थे, लेकिन मस्तिष्क में विचारों का भूचाल सा आ रहा था। रघु और मोना का आपस में क्या रिश्ता था? उनके उस रिश्ते का मकबूल हसन और मेघराज सक्सेना से क्या ताल्लुक था? वह जानता था कि मेघराज सक्सेना बतौर प्राइवेट डिटेक्टिव घटिया काम ही किया करता था, जैसे कि डाइवोर्स एक्ट में वह मोना के साथ काम करता रहा था। लेकिन यह बात उसके गले से नीचे नहीं उतर पा रही थी कि मेघराज एम्पायोनेस जैसे काम में भी इन्वॉल्व रहा हो सकता था। दूसरी ओर ये बात भी समझ में आने वाली नहीं थी कि मेघराज जैसे घटिया और अपने पेशे में बदनाम आदमी का इंटेलिजेंस ब्यूरो से किसी तरह का कोई संबंध रहा हो सकता था। काफ़ी सोचने के बाद भी अजय किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। उसे लगा कि मेघराज से हासिल हुए रेलवे क्लॉक रूम की रसीद के टुकड़े के बारे में जानकारी हासिल किए बगैर किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। अलबत्ता वह यकीनी तौर पर कह सकता था, मेघराज से रेलवे क्लॉक रूम रसीद का टुकड़ा छीनने के लिए रघु और जय को मकबूल हसन ने ही भेजा था, और उन दोनों ने बीच रोड पर मेघराज को रोक तो लिया था, लेकिन किसी कारणवश रसीद का टुकड़ा उससे नहीं छीन पाए। फिर शायद अजय के फ्लैट तक उन दोनों ने मेघराज का पीछा किया था, इस उम्मीद में कि मेघराज किसी भी क्षण दम तोड़ देगा। लेकिन मेघराज ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे चमत्कार दिखाया और मरने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो गया। इसी सोच विचार में उलझा रहा वह पार्क स्ट्रीट पर स्थित उस 7 मंजिला इमारत के सम्मुख आ पहुंचा, जिसके चौथे खंड पर उसका फ्लैट था। उसने इन तमाम विचारों को अपने दिमाग से परे झटक दिया। मौजूदा हालात में सबसे अहम बात थी नीलम की महफूजियत। अजय कार पार्क करके इमारत में दाखिल हुआ। अपने केबिन में मौजूद वॉचमैन रामलाल से पूछने पर बताया कि नीलम को वापस लौटते उसने नहीं देखा था। फिर उसने कुछ ही देर पहले आया एक रिटर्न टेलीफोन मैसेज अजय को थमा दिया। मैसेज विशालगढ़ से ठंडर के स्थानीय संवाददाता हरीश भार्गव द्वारा भेजा गया था। अजय ने पढ़ा, प्राप्त जानकारी के मुताबिक मेघराज सक्सेना इन दिनों विराटनगर में है और मेघदूत होटल में अवनीश गोयल के नाम से ठहरा हुआ है। मैसेज जेब में ठूसकर अजय लिफ्ट द्वारा चौथे खंड पर पहुंचा। अपने फ्लैट में पहुंचकर उसने होटल मेघदूत का नंबर डायल करके अपने दोस्त असिस्टेंट मैनेजर अनिल गोस्वामी से संबंध स्थापित किया। उसके जरिए पूछताछ करने पर पता चला कि अवनीश गोयल रूम नंबर 416 में ठहरा हुआ था, लेकिन टेलीफोन ऑपरेटर द्वारा उसके कमरे का नंबर डायल करने पर दूसरी ओर से कोई जवाब न मिलने से जाहिर था कि वह अपने कमरे में नहीं था। अजय ने अनिल गोस्वामी को धन्यवाद देकर संबंध विच्छेद कर दिया। वह कुछ देर विचार पूर्वक चहलकदमी करता रहा, फिर जेब से मुगल रेस्टोरेंट का डिनर का बिल निकाला और फिर उसके पीछे लिखे नीलम के मैसेज को कई पल गौर से देखता रहा। अंत में उसने अपनी टेलीफोन बुक निकालकर जगदीश राज का नंबर ढूंढा। जगदीश राज फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। इंस्पेक्टर रविशंकर की वजह से अजय के साथ भी उसके दोस्ताना ताल्लुकात थे। जगदीश राज से संबंध स्थापित करके औपचारिक बातों के पश्चात वह बोला, मैं तुम्हारे पास एक रेस्टोरेंट का बिल भेज रहा हूँ। उस पर कम से कम 3 व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, मेरे कुलीग नीलम कपूर के और एक अन्य आदमी के। मेरे और नीलम कपूर के फिंगरप्रिंट्स तुम्हारी फाइलों में भी होंगे, उन्हें तो भूल जाना। मेरी दिलचस्पी उस तीसरे आदमी के फिंगरप्रिंट्स में। अगर तुम्हारे पास उसका कोई रिकॉर्ड है तो उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी मुझे चाहिए। तुम हमेशा अड़ंगे वाले काम ही बताते हो यार, दूसरी ओर से कहा गया। अजय हंसा। मैं हुई अड़ंगेबाज, उसने कहा और अपना और वॉचमैन केबिन का फ़ोन नंबर बताकर संबंध विच्छेद कर दिया। रेस्टोरेंट के बिल को एक लिफाफे में बंद करके उस पर जगदीश राज का पता लिख दिया।
अपने फ्लैट से निकलकर प्रवेश द्वार लॉक करके वह नीचे वॉचमैन केबिन के समीप पहुंचा। लिफाफा रामलाल को सौंपकर हिदायत दी कि अपने बेटे के हाथ वह उसे फौरन लिफाफे पर लिखे पते पर पहुंचवा दे। साथ ही 100 रुपये का एक नोट भी उसे दिया। रामलाल ने वादा किया कि वह अभी बेटे को जगाकर भेज देगा। फिर उत्सुकतापूर्वक पूछा, नीलम मेम साहब के फ्लैट में उस वक्त उन दोनों पुलिस वालों को ले जाकर मैंने गलत तो नहीं किया अजय बाबू? नहीं रामलाल, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने सही वक्त पर पहुँचकर मेरी जान बचा ली। दरअसल आज शाम आपके फ्लैट में हुई उस आदमी की मौत ने मुझे कुछ ज़्यादा ही सतर्क कर दिया था। ओह, याद आया, उस आदमी की मौत को लेकर तुमने मुझे भी खासी परेशानी में डाल दिया था। रामलाल ने असमंजसतापूर्वक उसे देखा। कैसे अजय बाबू? इंस्पेक्टर तिवारी से यह कहकर कि जब तुमने उस आदमी को केबिन के सामने गुजर कर ऊपर चढ़ते देखा तो वह जख्मी नहीं था। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने गलत नहीं कहा था। जब उसने यहाँ रुककर आपके फ्लैट का नंबर पूछा तो वह जख्मी नज़र नहीं आया था। अलबत्ता वह आगे की ओर झुका हुआ था। अपने हाथ उसने यूं कोट की जेबों में ठूसे हुए थे, मानो इस तरह खुद को संभाले हुए था। देखने में बीमार सा तो लगता था, लेकिन ऐसा कतई नहीं लगता था कि वो मरने वाला था। अगर आप मुझे बता देते कि उसके बारे में पुलिस को कुछ और बताना था तो यकीन मानिए मैं वैसा ही करता। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने वैसे ही करना था, कहकर अजय ने पूछा। तुमने पुलिस को ये तो नहीं बताया कि उस वक्त मैं अपने फ्लैट में था? जी नहीं, इतनी समझ तो मुझे है। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने आखिरी दफ़ा आपको कब देखा था, लेकिन मैंने ऐसा जाहिर किया मानो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि आपको कब देखा था। और उस लड़की के बारे में भी उन्हें नहीं बताया जिसको तुमने नीलम के फ्लैट में भेजा था? जी नहीं। आप तो जानते ही हैं कि आपके मामलात के बारे में मैं किसी को नहीं बताता। मुझे इस इमारत में काम करते इतना अरसा हो गया है कि मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि किस वक्त मुँह बंद रखना ज़रूरी होता है। अजय ने उसकी काबिलियत की तारीफ़ करते हुए धन्यवाद दिया और लिफाफा फ़ौरन डिलीवर कराने की एक बार और हिदायत देकर बाहर निकल गया। वह अपनी कार में सवार होकर इमारत के गेट से गुजरा और तेज़ी से ड्राइव करने लगा। वह मेघदूत होटल पहुंचा। कार पार्क करके वह लॉबी में दाखिल हुआ और लिफ्ट द्वारा ऊपर पहुंचकर रूम नंबर 416 के सम्मुख जा पहुंचा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और कमरे में अंधेरा पाकर वह तनिक हिचकिचाया। उसने हौले से दस्तक दी, लेकिन जवाब में खामोशी छाई रही। दरवाज़ा थोड़ा और खोलकर उसने वहाँ अंदर घुसेड़ी और दीवार पर टटोलकर लाइट स्विच ऑन कर दिया। कमरे में रोशनी हो गई। उसने स्वयं को आड़ में रखते हुए दरवाज़ा पूरा खोल दिया। सतर्कतापूर्वक भीतर दाखिल होकर दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया। कमरा खाली पड़ा था। वह बारीकी से कमरे का निरीक्षण करने लगा। कहीं कोई असामान्य बात नज़र नहीं आई। प्रत्यक्षता ऐसा लगता था वहाँ कई रोज़ से कोई आदमी ठहरा हुआ था और वह जल्दी ही वापस लौटने के इरादे से बाहर चला गया था। बाथरूम में टॉयलेट का सामान व्यवस्थित ढंग से रखा था। बिस्तर पर एक अखबार पड़ा था और एक कोने में वीआईपी का खुला सूटकेस रखा था। अजय की निगाहें अखबार पर जम गई। 4 तहों में मुड़ा वह अखबार पिछले इतवार का विशालगढ़ टाइम्स था। वो 8वें पेज पर मुड़ा हुआ था और उस पेज का एक हिस्सा गायब था। काटकर अलग किया गया वो हिस्सा 2 कॉलम चौड़ा और करीब 8 इंच लंबा था। अजय ने अखबार उठाकर गौर से उसे देखा, इस उम्मीद में कि शायद ऐसा कोई क्लू मिल जाए जिससे काटकर अलग किए गए उस हिस्से पर छपे समाचार के बारे में जानकारी हासिल हो सके। लेकिन उस गायब हिस्से पर छपे समाचार के बारे में कुछ पता उसे नहीं चल सका। उसने अखबार वापस बिस्तर पर रखा ही था कि प्रवेश द्वार की ओर से हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे उधरी गर्दन घुमा दी। थोड़े से कुरे दरवाजे में एक रिवॉल्वर की नाल दिखाई दी। फिर पूरी बाह नजर आई। अंत में साफ सुथरा काला सूट और काला फेल्ट हैट पहने एक आदमी ने अंदर प्रवेश किया। वह स्थिर निगाहों से अजय को देख रहा था। खुशमिजाज से प्रतीत होने वाले उस आदमी का चेहरा कठोर नजर आ रहा था। हाथ में मजबूती से रिवॉल्वर थामे हुए अजय की ओर बढ़ा। हैंड्स अप, उसने आदेश दिया। चेहरे पर व्याप्त कठोरता के बावजूद उसका स्वर नर्म था। अजय ने हाथ ऊपर उठा दिए। अब इसी तरह धीरे धीरे दीवार की तरफ घूमो। आगंतुक ने दूसरा आदेश दिया और दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर खड़े हो जाओ। आदेश पालन के बाद अजय बोला, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरा विचार है अगर तुम मुझे बातें करने का मौका दो तो हम एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तुम जितनी बातें चाहो कर सकते हो, पीछे खड़ा आगंतुक बोला, लेकिन हिलना मत, इसी पोजीशन में खड़े रहना। इस पोजीशन में बातें मैं नहीं कर सकता, अजय शिकायती लहजे में बोला, खास तौर पर उस सूरत में जबकि मेरे सर पर कोई रिवॉल्वर ताने खड़ा हो। तभी उसके बाईं ओर रखे टेलीफोन उपकरण की घंटी बजने लगी। उसने गर्दन घुमाई और आगंतुक को आगे आकर रिसीवर उठाते देखा। उस वक्त वह अजय से मुश्किल से 2 फुट दूर था। उसकी सर्द निगाहें बराबर अजय पर जमी थीं और उसके दाएं हाथ में मजबूती से कसे रिवॉल्वर का रुख भी सीधा अजय की ओर था। हेलो, उसने माउथपीस में कहा, फिर पल भर सुनने के बाद तीव्र स्वर में बोला,
परेशनाथ बोल रहा हूँ। मैं कॉरिडोर में सीढ़ियों के पास रहकर मेघराज के कमरे को वॉच कर रहा था। मैंने अभी अभी एक आदमी को उसके कमरे की तलाशी लेते पकड़ा है। मैं चाहता हूँ तुम एक आदमी भेज दो। ठीक तभी अप्रत्याशित रूप से अजय ने स्वयं को बाईं ओर घुटनों के बल नीचे गिराया, साथ ही रिवॉल्वरधारी के कूले पर कंधे पर से प्रहार कर दिया। रिवॉल्वरधारी बुरी तरह लड़खड़ाया। उसके हाथ से रिसीवर छूट गया और गोली चल गई। लेकिन इससे पहले कि वह संभलता या दूसरा फायर कर पाता, अजय का हाथ उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर इस बुरी तरह कस चुका था कि वह ट्रिगर नहीं खींच सकता था। नतीजतन कूले पर हुए अगले प्रहार ने उसे करवट के बल नीचे गिरा दिया। अजय ने तुरंत अपने बाएं हाथ का वज्र समान घूसा उसकी कनपटी पर जमा दिया। रिवॉल्वर से परेशनाथ की पकड़ छूट गई और वह बेहोश होकर फर्श पर फैल गया। अजय रिवॉल्वर सहित उठकर खड़ा हो गया। उसने रिसीवर उठाया और परेशनाथ के लहजे की नकल करने की भरसक कोशिश करता हुआ बोला, हेलो। जवाब में लाइन पर जो स्वर उभरा उसने अजय को बुरी तरह चौंका दिया। वो इंस्पेक्टर तिवारी का स्वर था। क्या हो रहा है वहाँ, सब ठीक तो है? हाँ, अजय ने संक्षिप्त उत्तर दिया। लेकिन मुझे तो फायर और मारपीट की सी आवाज़ें सुनाई दी थी, तिवारी ने कहा। उसका लहजा ऐसा था मानो इन बातों की कोई परवाह उसे नहीं थी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि मेघराज के कमरे में किसी आदमी को पकड़ने के बारे में तुम क्या कह रहे थे? आपके आदमी ने गलत आदमी पर हाथ डाल दिया था तिवारी साहब, अजय अपने सामान्य स्वर में अरुचिपूर्वक बोला। आपके घामड़ माथतों को अब तक तो मुझे जान जाना चाहिए था। वह फर्श पर बेहोश पड़ा है और उसकी 38 बोर की पुलिस स्पेशल रिवॉल्वर मेरे पास है। मेरा आदमी? दूसरी ओर से तिवारी का आतंकित स्वर सुनाई दिया। ओह गॉड, तुम अजय बोल रहे हो? क्या तुमने परेशनाथ से हाथापाई करके उसे बेहोश कर दिया? हाँ, वह अचानक मेरे सर पर आ चढ़ा और कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर मुझ पर रिवॉल्वर तान दी। बेवकूफ़, तिवारी लगभग चिल्लाता सा बोला। अब तुमने खुद को बुरी तरह फंसा दिया है। वह मेरा आदमी नहीं है। वह मिस्टर परेशनाथ दिल्ली से आया आईबी का स्पेशल ऑफिसर, और आईबी के किसी ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ मारपीट करके तुम बच नहीं सकते। जो होना तो हो गया, अजय ने शुद्ध स्वर में कहा। अब इस बात को दोहराने से कोई फायदा नहीं, और रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। परेशनाथ पूर्ववत बेहोश पड़ा था। अजय कई पल विचारपूर्वक उसे देखता रहा। फिर उसकी निगाह अपने हाथ के थमे रिवॉल्वर पर पड़ी। उसने रिवॉल्वर से गोलियां निकालकर खाली रिवॉल्वर बिस्तर पर फेंक दिया और कोने में रखे मेघराज सक्सेना की सूटकेस की ओर बढ़ गया। तभी भारी कदमों की आहट कमरे के बाहर आकर रुकी। अजय तुरंत सतर्कतापूर्वक दरवाजे की दिशा में पलट गया, लेकिन जो आदमी प्रकट हुआ उसके चिंतित चेहरे पर निगाह पड़ते ही वह मुस्कुराने पर विवश हो गया। आगंतुक उसका दोस्त और होटल का असिस्टेंट मैनेजर अनिल गोस्वामी था। हेलो अनिल, अजय बोला। आओ अंदर आ जाओ। अनिल गोस्वामी ने उसे घूरा और फिर फंसी सी आवाज़ में बोला, मैंने फायर की आवाज़ सुनी थी। वो फायर की ही आवाज़ थी, अजय ने लापरवाही से कहा। फिर बेहोश पड़े परेशनाथ की ओर संकेत करके बोला, इस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी, इसलिए मुझे इसको ठंडा करना पड़ा। और फिर मेघराज का सूटकेस उठाकर उसमें मौजूद तमाम चीज़ें फर्श पर उलट दी। मेरे इन चीज़ों की तलाशी ले चुकने के बाद तुम इस आदमी पर ठंडा पानी डालकर उसे होश में ला सकते हो। अनिल गोस्वामी कुछ नहीं बोला। उसकी निगाहें बेहोश परेशनाथ पर जमी थी और उसके चेहरे पर व्याप्त चिंतापूर्ण भाव और ज़्यादा गहरे हो गए थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अजय, अनिल गोस्वामी बड़े ही कठिन स्वर में बोला। अजय मेघराज सक्सेना के सूटकेस से निकली चीज़ों का बारीकी से मुआयना कर रहा था। कैसा नहीं करना चाहिए था? उसने पूछा। वही जो तुमने किया है, इस आदमी पर वार करके इसे बेहोश कर दिया। जानते हो ये कौन है? नहीं। अनिल गोस्वामी आगे बढ़कर बेहोश परेशनाथ के ऊपर झुक गया। यह इंटेलिजेंस ब्यूरो का अफसर है और दिल्ली से आया है। तो ये कि ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अजय उसकी ओर से पीठ किए मेघराज के सामान की तलाशी ले रहा था, लेकिन उसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जिसे अहमियत दी जा सके। क्या कर लेंगे वे मेरा? उसने पूछा। इस सवाल का जवाब तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हो। तुम स्थानीय पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना सकते हो, इन लोगों को नहीं। अजय उठकर खड़ा हो गया। अच्छा, अनजान मत बनो, अनिल गोस्वामी उसकी ओर पलट कर बोला। कुछ ही देर में ये होश में आ जाएगा, फिर इसके एक इशारे पर तमाम पुलिस फोर्स तुम पर चढ़ दौड़ेगी। जो होगा भुगता जाएगा। क्या तुमने यही करने के लिए मुझसे अविनाश गोयल के कमरे के बारे में फ़ोन पर पूछताछ की थी? नहीं। फिर ये किस्सा क्या है? ये तो मैं भी नहीं जानता दोस्त, अजय निराश स्वर में बोला। फिर तनिक रुक कर पूछा, तुम इस बारे में क्या जानते हो अनिल? मुझसे इंस्पेक्टर तिवारी ने फ़ोन पर कहा था कि इस कमरे में ठहरे कस्टमर अविनाश गोयल में इंटेलिजेंस ब्यूरो की दिलचस्पी है और उनका एक अफसर उसके कमरे को चेक करने आ रहा है। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। अविनाश गोयल, उसके बारे में क्या जानते हो? कस्टमर से सीधा संपर्क मेरा नहीं रहता है। तुम्हारा फ़ोन आने के बाद ही मैंने रिसेप्शन और रूम सर्विस से उसके बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि गोयल 2 रोज़ पहले विशालगढ़ से आकर यहाँ ठहरा है और उसका ज़्यादातर वक्त होटल से बाहर ही गुजरता है। बस,
बस कहकर अनिल ने तनिक गुस्से से पूछा, अब तुम भी तो कुछ बताओ। अविनाश गोयल को आखिरी दफा यहाँ कब देखा गया था? अजय ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। आज तीसरे पैर करीब 4 बजे तक वह यहीं था, इसी कमरे में। हाँ, मैंने खुद उसे यहाँ देखा था। अजय चकराया। तुमने? हाँ, अनिल ठोस स्वर में बोला, मैंने। तुम यकीनी तौर पर कह सकते हो कि करीब 4 बजे ही देखा था? हाँ, लेकिन 4 बजे तो आमतौर पर तुम अपने ऑफिस में होते हो। उस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? वही जो उस वक्त कर रहा था जब मैंने फायर की आवाज़ सुनी थी, यानी रूटीन चेकिंग। ड्यूटी पर आने के बाद और जाने से पहले आमतौर पर मैं पूरे होटल का एक चक्कर लगाया करता हूँ। उस वक्त भी यहीं से गुजर रहा था। मुझे इस कमरे के अंदर से एक आदमी के किसी औरत से झगड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं जानता हूँ कस्टमर्स बीच पर से पेशेवर लड़कियों को अपने कमरे में ले आते हैं। उनमें से बहुत सी लड़कियां तो ऐसी हैं जिन्हें दरबान और सिक्योरिटी वाले पहचानते हैं और उन्हें अंदर घुसने ही नहीं देते। लेकिन शहर की तमाम पेशेवर लड़कियों को तो वे नहीं जानते। खैर, ऐसी स्थिति में जब तक वे कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिससे किसी और को कोई परेशानी हो, तो हम लोग भी नज़रअंदाज कर जाते हैं। मगर इस कमरे से क्योंकि उस वक्त ऊंची आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मुझे दस्तक देनी पड़ी। और जब गोयल ने दरवाज़ा खोला तो मैंने अपना परिचय देकर कहा कि वे कमरे में शोर ना करें, इससे दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। उसने सॉरी कहकर दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया। फिर करीब 4:15 बजे मैं नीचे लॉबी में खड़ा था तो मैंने उसे तेज़ी से बाहर जाते देखा था। अकेले? हाँ। वह औरत कहाँ गई जिससे कमरे में उसका झगड़ा हो रहा था? पता नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। उस वक्त भी नहीं जब तुमने कार का दरवाज़ा खुलवाकर गोयल को शोर करने के लिए मना किया था? नहीं, मैं कमरे में घुसा ही नहीं था। वैसे मेरा अनुमान है कि अगर वह कोई पेशेवर थी तो नई औरत रही होगी जिसे हमारा स्टाफ नहीं पहचानता, वरना वह अंदर आ ही नहीं सकती थी। सहसा अजय को हल्की सी कराहट की आवाज़ सुनाई थी तो उसने परेशनाथ की ओर देखा। उसके होश में आ रहा होने के चिन्ह दिखाई देने लगे थे। मैं जा रहा हूँ अनिल, वह दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ जल्दी जल्दी बोला। मेरे चले जाने के बाद इसके मुंह पर एक गिलास ठंडा पानी डाल देना। और सुनो, तुमने यहाँ मुझे नहीं देखा है। फायर की आवाज़ सुनने के बाद जब तुम यहाँ पहुँचे मैं यहाँ से जा चुका था। तुम इस बारे में कतई कुछ नहीं जानते। अचानक वह यूं ठुटका मानो एकाएक कोई ज़रूरी बात याद आ गई थी। लेकिन सबसे पहले एक और काम करो, अपनी टेलीफोन ऑपरेटर को फ़ोन करके कह दो कि तुम्हारा एक दोस्त उससे कुछ मालूमात हासिल करने आ रहा है। वह पूरा सहयोग करे। अनिल ने गहरी सांस ली। तुम न सिर्फ मेरी नौकरी छुड़वाओगे, वह कराता सा बोला, बल्कि अपने साथ अंदर भी करवाओगे। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, अजय ने मुस्कुराकर कहा और तेज़ी से बाहर निकल गया। कॉरिडोर में लिफ्ट की ओर जाने के लिए जो ही वह मोड़ पर घूमने वाला था, तभी उसी खंड पर आकर रुकी लिफ्ट से निकलता इंस्पेक्टर तिवारी उसे दिखाई दे गया। वह फौरन वापस पलटा और दबे पांव तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा और फिर एक बार में दो दो सीढ़ियां फलांगता हुआ तेजी से नीचे दौड़ गया। लॉबी में पहुंचकर वह सीधा होटल के टेलीफोन एक्सचेंज वाले कमरे में जा घुसा। वहां मौजूद ऑपरेटर पहले तो चौंकी, फिर उसके चेहरे पर हैरानगी और नाखुशी भरे भाव उत्पन्न हो गए। मुझे आपके असिस्टेंट मैनेजर अनिल गोस्वामी ने भेजा है। उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अजय आकर्षक ढंग से मुस्कुराता हुआ बोला, मिस्टर गोस्वामी मेरे दोस्त हैं। अचानक वह खामोश हो गया। उसने देखा ऑपरेटर हेडफोन्स लगाए बैठी थी और उस स्थिति में उसकी बातें वह नहीं सुन सकती थी। ऑपरेटर ने भी शायद उसकी परेशानी भांप ली थी। उसने हेडफोन्स उतारकर प्रश्नात्मक निगाहों से उसे देखा। फरमाइए, अजय ने अपनी बात दोहराने के बाद पूछा। कुछ देर पहले गोस्वामी ने आपको फ़ोन किया था? हाँ, मेरा नाम अजय कुमार है। वो फ़ोन मेरे ही बारे में था। ऑपरेटर फ़ौरन सामान्य नज़र आने लगी। कहिए, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप होटल में ठहरे कस्टमर्स का टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड रखती हैं? अजय ने पूछा। जी हाँ, लेकिन सिर्फ आउटगोइंग कॉल्स का। मुझे रूम नंबर 416 से लगभग 4 बजे की गई फ़ोन कॉल्स के बारे में जानकारी चाहिए। ऑपरेटर ने पास ही रखा एक रजिस्टर अपनी ओर खींच लिया। रूम नंबर 416 से वह उसमें दर्ज एक एंट्री पर हाथ में पकड़ा बॉल पेन फिराती हुई बोली, 3:57 पर एक लोकल कॉल की गई थी और आपने जो नंबर नोट किया हुआ है, जने उसे टोक कर पूछा, जिस पर फ़ोन किया गया था? श्योर, ऑपरेटर ने नंबर बता दिया। वह अजय के फ्लैट का फ़ोन नंबर था। दूसरी कॉल 4:05 पर की गई थी, ऑपरेटर ने कहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भरे भाव उत्पन्न हो गए। सॉरी, दूसरी कॉल का नंबर इसमें नहीं है। लगता है किसी और कॉल के चक्कर में नोट करना मैं भूल गई थी। अजय को ऑपरेटर की इस लापरवाही पर गुस्सा तो आया, लेकिन वह जब्त कर गया, क्योंकि गुस्से का इजहार करने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। आप बता तो सकती हैं, उसने पूछा, रूम नंबर 416 से दूसरी कॉल किसने की थी? किसी आदमी ने या औरत ने? वो औरत की आवाज़ थी। ये बात मुझे इसलिए याद है क्योंकि रूम नंबर 416 सिंगल बेड वाला रूम है और उसमें मेरी जानकारी के मुताबिक कोई आदमी ठहरा हुआ है, इसलिए औरत की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। थैंक्स अ लॉट मैडम, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।
कहकर अजय पलटा और बाहर आ गया। लॉबी में सावधानी पूर्वक निगाहें दौड़ाकर तसल्ली करने के बाद ही वहाँ कोई पुलिसमैन नहीं था। होटल से निकलकर वह अपनी कार में सवार हुआ और गेट से गुजरकर सड़क पर आती तेज़ रफ्तार से ड्राइव करने लगा। वह पार्क स्ट्रीट पहुंचा। इमारत के बाहर कार पार्क करके भीतर दाखिल हुआ। वह वॉचमैन केबिन के सम्मुख रुका। आपके लिए एक और टेलीफोन मैसेज आया है जो अब रामलाल ने कहा और राइटिंग पैड से अलग करके एक कागज़ उसकी ओर बढ़ा दिया। अजय ने कागज़ लेते हुए पूछा, नीलम आ गई? नहीं। उसका फ़ोन आया था? नहीं, कहकर रामलाल ने चिंतित स्वर में पूछा, कोई गड़बड़ है क्या? अजय ने सोचा, नीलम के फ्लैट में रहकर ही उसका इंतज़ार करना बेहतर होगा। ऐसा ही लगता है। अजय पीछे हटकर हाथ में पकड़े कागज़ पर निगाहें दौड़ाने लगा। विशालगढ़ से हरीश भार्गव ने मैसेज भेजा था। पीटर डिसूजा पिछले हफ्ते जेल से भागा एक फरार मुलजिम है। उस पर 10 लाख की डकैती का केस चल रहा था। ये रकम उसने मेघराज सक्सेना से लूटी थी। सक्सेना भल्ला एंड पुरी एसोसिएट्स नामक विशालगढ़ की एक फर्म के लिए काम करता है। ये फर्म प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करती है। पीटर ने मोना ब्रिगेंजा से शादी की थी। मोना की उम्र करीब 30 वर्ष थी। वह काफ़ी खूबसूरत है और अपनी उम्र के मुकाबले में देखने में ज़्यादा जवान लगती है। मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह आजकल कहाँ है और क्या कर रही है। अजय ने कागज़ मोड़कर जेब में रख लिया। इस मैसेज ने उसे चकरा कर रख दिया था। लिफ्ट में सवार होकर ऊपर आते समय वह इसी के बारे में सोच रहा था। मेघराज सक्सेना प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करने वाली फर्म के लिए काम करता था और उस डकैती में इन्वॉल्व था जिसका केस पीटर डिसूजा पर चल रहा था। लेकिन मोना ने इसका कोई जिक्र उससे नहीं किया था। शायद वह बताना भूल गई थी या इस बात की जानकारी उसे नहीं थी, या फिर हो सकता है कि उसने कोई अहमियत इसे नहीं दी थी। मुमकिन था कि इसकी कोई अहमियत ना भी हो, लेकिन इससे मेघराज और पीटर के बीच लिंक ज़रूर जाहिर होता था और शायद इसी वजह से मेघराज ने मोना को सलाह दी थी कि वह कैसे अपने पति से छुटकारा पा सकती थी। अजय की जानकारी के मुताबिक मेघराज बड़ा ही कमीना, काइयों और घात किस्म का आदमी था। अगर उसे डकैती की वजह से वाकई पीटर से खुंदक थी तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं थी कि वह उस फरार मुलजिम से इस तरह अपना हिसाब चुकाना चाहता था। लेकिन इसमें सवाल पैदा होता था कि अगर वास्तव में ऐसा था तो खुद मेघराज ने इस काम को क्यों नहीं अंजाम दे दिया था। प्राइवेट डिटेक्टिव होने के नाते वह आसानी से इस काम को कर सकता था। पीटर फरार मुलजिम था। मेघराज उसे शूट करके आसानी से साबित कर सकता था कि वह पीटर को पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन पीटर मारामारी पर उतर आया, लिहाजा उसे शूट करना पड़ा और शूटिंग में पीटर मारा गया। इसमें पुलिस और प्रेस दोनों ने ही उसकी तारीफ करनी थी और इस तरह अच्छी खासी शोहरत उसे हासिल हो जानी थी। लेकिन हो सकता है शोहरत कमाना मेघराज नहीं चाहता था, इसलिए उसने मोना को उसके पास भेज दिया था। लिफ्ट 5वें खंड पर रुक चुकी थी। अजय बाहर निकलकर कॉरिडोर में नीलम के फ्लैट की ओर बढ़ गया। उसने अपने पास मौजूद स्पेयर चाबी निकालकर की होल में फंसाई थी कि मोड़ पर विपरीत दिशा से दौड़कर आते कदमों की आहट उसे सुनाई दी। उसने उधरी गर्दन घुमा दी। सामने से मोना मैसी भागी चली आ रही थी। उसने आते ही अजय की दोनों बाहें कसकर थाम ली। उसका सफ़ेद पड़ा चेहरा तनावपूर्ण था। सहमी आंखों में याचनापूर्ण भाव थे। वह स्वयं को उससे सटाती हुई हकलाती सी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आकर तुम यहाँ आई पहुँचे। अजय ने अपनी बाहें छुड़ाकर दरवाज़ा खोला और उसे भीतर ढकेल दिया। फिर स्वयं भी अंदर आया और लाइट ऑन करके दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया। उसका चेहरा पूर्णतः भावविहीन था। मोना उसके सामने खड़ी थी। वह अभी भी वही पोशाक पहनी थी, लेकिन अब परेशान और भयभीत नजर आ रही थी। उसके भरे भरे होंठ खिंचे हुए थे और जबड़ों में कसाव था। मैं डर के मारे मरी जा रही हूँ, वह फंसी सी आवाज़ में बोली। अजय ने गौर से उसे देखा। उसकी सुंदरता और आकर्षण सचमुच भय के आवरण में सिमट गई सी प्रतीत होती थी। चमड़े के बैग से हैंड बैग को नर्वा भाव से कसकर अपने हाथ में थामे में यूं ही उसे देख रही थी, मानो जानना चाहती थी कि उसकी हालत पर उसे तरस आ रहा था या नहीं। बैठो, वह बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। अजय किचन में गया और विस्की की नई बोतल और 2 गिलास लेकर वापस लौटा। उसने देखा मोना एक कुर्सी में घुसी सी बैठी थी। उसके दोनों हाथ कुर्सी के बाजुओं पर कसे थे और वह अपने सूखे होंठों पर जबान फिरा रही थी। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी अजय, वह बोली। तुम्हारे अलावा और कोई सहारा मेरा नहीं है। मैं जानती हूँ मेघराज को तुम पर बड़ा पूरा भरोसा था। अजय हंसा। उसने दोनों गिलासों में नीट विस्की डाली और एक उसे थमा दिया। मोना गिलास हाथ में लिए आतंकित निगाहों से उसे देख रही थी। लेकिन मेघराज सक्सेना तो मर चुका है, अजय बोला। जानती हूँ, मैं अखबार पढ़ते ही जान गई थी। अचानक मोना ने अपने होंठ भींच लिए। अजय उसके ऊपर झुक गया। क्या जान गई थी तुम? मोना ने पूर्ववत होंठ भींचे उससे निगाहें चुराते हुए धीरे से सर हिला दिया। अजय ने अपना गिलास मेज पर रखकर उसके दोनों कंधे थामे और अंगूठों से उन पर दबाव डालने लगा। क्या जान गई थी तुम? उसने तीव्र स्वर में पूछा। मोना ने आहसी भरते हुए अपने होठों पर जीभ फिराकर उसे घूरा। अपने हाथ हटाओ, वह ऊंची आवाज़ में बोली। मेरे कंधों में दर्द हो रहा है।
अजय ने हाथ हटाने के बजाय कंधों पर अंगूठों का दबाव और ज़्यादा बढ़ा दिया। क्या जान गई थी तुम? उसने पुनः अपना सवाल दोहरा दिया। मैं जान गई थी कि पीटर ने पता लगा लिया है कि मेघराज और मैं किस चक्कर में। मोना सिहरती सी बोली। मैं ये जान गई थी कि उसका अगला शिकार मैं ही होंगी। तुम समझती हो मेघराज की हत्या पीटर डिसूजा ने की थी? क्या तुम ऐसा नहीं समझते? अजय ने जवाब नहीं दिया। उसके कंधे छोड़कर वह सीधा खड़ा हो गया। यह पीटर का ही काम था, मोना ने कहा। उसके अलावा और किसने ऐसा करना था? अजय ने पीछे हटकर अपना गिलास उठा लिया। ड्रिंक खत्म करो, वह बोला। मोना ने अपने गिलास से हल्का सा घूंट लिया। वह भयभीत निगाहों से उसे देख रही थी। तुम्हें डर है? अजय ने संक्षिप्त मौन के बाद पूछा। अपने पति की हिट लिस्ट में अगला नंबर तुम्हारा है? मुझे पूरा यकीन है। अगर उसे पता लग गया, कहकर अचानक मोना खामोश हो गई, कि तुम और मेघराज उसे ठिकाने लगाने की योजना बना रहे थे। अजय उसका वाक्य पूरा करने के बाद बोला। हाँ, इस बात में वजन है, क्योंकि कुछ लोग इन मामलों में बड़े अजीब होते हैं। उसने विस्की का घूंट लेकर गिलास मेज पर रख दिया। फिर कुर्सी में पसरकर सिगरेट सुलगाने के पश्चात पूछा, तुम किस फेर में हो? इसका पता पीटर कैसे लगा सकता है? पता नहीं, ये बात मेरी समझ से परे है, लेकिन हो सकता है कि इस शहर में उसके दोस्त हों, अंडरवेयर कॉन्टैक्ट्स। मुमकिन है मेघराज इस बारे में किसी से जिक्र कर बैठा हो। अजय ने गहरा कश लेकर धुआं छोड़ने के बाद पूछा। मुगल रेस्टोरेंट से जाने के बाद तुम कहाँ गई थी? मोना ने इतनी जोर से अपना गिलास मेज पर रखा कि उससे विस्की छलक गई। क्या? आज रात डिनर के बाद तुम कहाँ गई थी? तो वह तुम्हारा ही आदमी था? अजय चकराया। कौन? जो मुझे रेस्टोरेंट में मिला था और जिसने कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। खुलासा तौर पर बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं रेस्टोरेंट में अपना डिनर लगभग ख़त्म कर चुकी थी कि एक आदमी मेरे पास आया। पल भर हिचकिचाने के बाद मोना ने कहना आरंभ किया। मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा था, लेकिन उसने बताया कि वह तुम्हारे लिए काम करता है। तुम फ़ौरन मुझसे मिलना चाहते हो और तुम ही ने मुझे लेवा लाने के लिए उसे मेरे पास भेजा था। मैं उसके साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। बाहर उसकी कार खड़ी थी, हम उसमें सवार हो गए। वह कार ड्राइव करने लगा। वह इस बात की बड़ी एहतियात बरत रहा था कि कोई हमारा पीछा ना करने पाए। जब एक टैक्सी हमारे पीछे लग गई तो वो परेशान और गुस्से में नजर आने लगा था। वह काफ़ी देर तक कार को पिछली सड़कों पर घुमाता रहा और मेरे पूछने पर सिर्फ इतना बताया कि टैक्सी में जो भी हमारे पीछे लगा हुआ था उससे वह पीछा छुड़ाना चाहता था। न जाने क्यों मुझे उसका व्यवहार बड़ा ही अजीब लगा। मुझे शक होना शुरू हो गया कि क्या वह वाकई तुम्हारा आदमी था, और फिर मुझे डर लगने लगा। अंत में जब उसने एक सुनसान सड़क पर कार रोकी, तब तक मुझ पर दहशत बुरी तरह हावी हो चुकी थी। कार रुकते ही करीब 200 गज पीछे टैक्सी भी रुक चुकी थी। वह नीचे उतरा और मुझे चुपचाप कार में ही रहकर इंतज़ार करने के लिए कहकर वह टैक्सी की ओर बढ़ गया। तब तक मुझे पूरा यकीन हो चला था कि ज़रूर कोई भारी गड़बड़ थी। उसके रंग ढंग बदमाशों जैसे थे। उसके जाते ही मैं चुपचाप कार से निकली और अंधाधुंध भाग खड़ी हुई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जल्दी एक खाली जाती टैक्सी मुझे मिल गई और मैं सीधी यहाँ आ पहुँची और कॉरिडोर में मोड़ पर खड़ी तुम्हारे दरवाजे पर निगाह जमाए हुए तुम्हारा इंतज़ार करती रही। अपना कथन समाप्त करके उसने आंखें फैलाकर अजय को देखा। क्या उस आदमी को तुम ही ने भेजा था मुझे लेवा लाने के लिए? मोना की कहानी काफ़ी हद तक सही लगती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो नीलम द्वारा छोड़े गए मैसेज से मेल खाती थी। तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पीछे टैक्सी में कौन था? अजय ने पूछा। नहीं। और ना ही ये कि कार से उतरने के बाद उस आदमी ने क्या किया? नहीं। असलियत यह है कि उस आदमी के रंग ढंग देखकर न जाने क्यों मैं इस कदर डर गई थी कि पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। मोना सिहरती हुई सी बोली। क्या वह तुम्हारा आदमी था? उसका हुलिया बताओ। मोना ने जो हुलिया बयान किया वो रघु पर काफ़ी हद तक फिट बैठता था। अजय ने विचारपूर्वक अपनी कनपटी सहलाई, फिर बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से पूछा, मकबूल हसन के बारे में क्या कहती हो? प्रत्युत्तर में मोना के चेहरे पर जो हैरानगी भरे भाव पैदा हुए, उससे जाहिर था कि इस नाम के किसी आदमी को वे नहीं जानती थी। किसके बारे में? उसने असमंजसतापूर्वक पूछा। किसी के भी नहीं। अजय मन ही मन खींचता सा बोला। मैं पता नहीं क्या कह गया था और उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगा। मोना कुर्सी की पुष्ट से पीठ सटाए खामोश बैठी रही। उसके टाइट स्कर्ट का निचला भाग खिसककर घुटनों से खासा ऊपर पहुंच गया था, लेकिन या तो इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं था, और अगर था तो इसकी परवाह करती मालूम वह नहीं पड़ रही थी। उसने बड़े इत्मीनान से अपना गिलास खाली किया। अजय रुका और पुनः उसके गिलास में विस्की डालकर गौर से उसे देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मोना की आंखें सिकुड़ गईं। ये जानने के लिए कि क्या उस आदमी के जरिए तुमने मुझे बुलवाया था, वह बोली, और पीटर से बचने के लिए तुम्हारी मदद हासिल करने। मैंने तुम्हें नहीं बुलवाया था, लेकिन तुम जानते तो थे कि मैं उस वक्त मुगल रेस्टोरेंट में थी। मोना उलझन भरे स्वर में बोली। ऐसी बातों की जानकारी रखना मेरे पेशे का हिस्सा है। अजय बोला। आज रात तुम्हारी पीटर से मुलाकात हुई थी? मोना कांप गई। नहीं, मेघराज की हत्या के बारे में पढ़ने के बाद मैं अपने फ्लैट पर लौटने की हिम्मत नहीं कर सकी।
तुम इतने यकीनी तौर पर कैसे कह सकती हो कि मेघराज की हत्या पीटर डिसूजा ने ही की थी? अजय ने पूछा। जबकि उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। हालांकि अखबार मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं समझता हूँ अखबार में भी यही छपा होगा। मैं जानती हूँ उसकी हत्या तुमने नहीं की हो सकती, मोना विश्वासपूर्वक बोली। जब यह सब हो रहा था उस वक्त तुम इसी फ्लैट में मेरे पास मौजूद थे। अचानक उसके चेहरे पर उलझन भरे भाव पैदा हो गए। अखबार के मुताबिक मेघराज की मृत्यु नीचे वाले फ्लैट में हुई थी, लेकिन अखबार में इस फ्लैट का पता छपा है। लगता है अखबार वालों ने तुम्हारे फ्लैट की बजाय इस फ्लैट का नंबर छाप दिया था जिसमें तुम्हारी पत्नी रहती है। लेकिन अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारी पत्नी अलग फ्लैट में क्यों रहती है? अजय ने इस बारे में कोई सफाई नहीं दी। वह शादीशुदा नहीं था और नीलम उसकी पत्नी ना होकर कुलीग और अच्छी दोस्ती थी। ऐसा महज हम दिखावे के तौर पर करते हैं ताकि दोनों फ्लैट हमारे कब्जे में रह सकें, क्योंकि किसी भी महानगर में हम जैसे आम लोगों के लिए दो तो क्या, एक फ्लैट भी मिलना मुश्किल होता है। वह गोलमोल जवाब देकर देकर बोला। और जहाँ तक अखबार वालों का सवाल है, प्रेस रिपोर्टर होने के नाते मैं जानता हूँ कि वे लोग पता वगैरह छापने में गलतियाँ करते ही रहते हैं। अखबार में छपे समाचार से लगता है कि तुम्हें मेघराज की मृत्यु के समय की एलबी की ज़रूरत पड़ सकती है, मोना ने कहा। अगर ऐसी नौबत आती है तो मैं बता दूंगी कि तुम उस वक्त कहाँ थे। शुक्रिया, उसके सर में चुनौती का सा आवाज़ पाकर अजय बोला। मैं याद रखूँगा। ठीक उसी क्षण बेडरूम में टेलीफोन की घंटी की आवाज़ गूंज गई। दोनों बुरी तरह चौंक गए। अजय को फौरन नीलम याद आ गई। वह कॉल उसी की हो सकती थी। नीलम, रिसीवर उठाकर आतुर स्वर में बोला। अजय स्पीकिंग। जवाब में जो भारी स्वर लाइन पर उभरा उसे सुनकर अजय के सूजे हुए चेहरे पर व्याप्त आतुरतापूर्ण भाव तुरंत गायब हो गए। रविशंकर बोल रहा हूँ अजय, दूसरी ओर से कहा गया। इस दफ़ा जिस मुसीबत में तुमने खुद को फंसा लिया है उससे निकलने में तुम्हारी कोई मदद मैं नहीं कर सकता। बात क्या है रवि? मेरे ऑफिस में एक आईबी का ऑफिसर मौजूद है, परेश ना? हाँ, उसका जबड़ा सूजा हुआ है और वह उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है जिसने उसके साथ ये हरकत की है। सुनो रवि, मुझे कुछ मत सुनाओ। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर ऑन ड्यूटी पर हाथ उठाकर तुमने अपनी भला ले ली। तुम्हें सालों तक जेल में सड़ना पड़ सकता है। अजय ने गहरी सांस ली। ठीक है, वह क्या चाहता है मैं उससे माफ़ी मांगूँ? माफ़ी में कोई दिलचस्पी उसकी नहीं लगती। तो क्या वो मुझे सूली पर चढ़ाएगा? वह तुमसे मेघराज सक्सेना के बारे में बातें करना चाहता है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, हम लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। शुक्रिया रवि। वह रिसीवर यथास्थान रखकर वापस ड्राइंग रूम में आ गया। उसकी निगाहों में कठोरतापूर्ण चमक थी। खड़ी हो जाओ, वह कुर्सी में पसरी मोना से बोला। मोना धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। वह अजय से निगाहें नहीं मिला रही थी। अजय की मदद हासिल करने के लिए अपने तौर पर पूरी कोशिश वह कर चुकी थी और जान गई थी कि उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। यहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर आने वाले हैं, अजय जल्दी जल्दी बोला। तुम बेडरूम में जाकर छुप जाओ, पलंग के नीचे या अलमारी में, लेकिन ज़रा भी आहट ना हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी यहाँ मौजूदगी के बारे में उनमें से कोई शक भी कर सके। उन लोगों के चले जाने के बाद मैं तुमसे बातें करूँगा। लगता है उनसे बातें करने के बाद तुमसे भी काफ़ी पूछताछ करनी पड़ेगी। अजय एक तरफ हट गया। मोना एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अपना हैंडबैग उठाकर उसकी बगल से गुजरी और फिर गर्दन घुमाकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। लेकिन अजय के कठोर चेहरे पर निगाह पड़ते ही उसने अपने होंठ भींच लिए और बेडरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रकाश भारती के नॉवल काली डायरी के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।